हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा है ना कि काश हम उस जमाने में होते जब इंसान धरती छोड़कर सितारों के बीच बस्तियां बसा रहा होता। अक्सर लगता है कि हम शायद बहुत जल्दी पैदा हो गए, लेकिन क्या ये सच है? क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सपना, ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है। हम आज इसी वक्त चांद पर एक बेस बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। यही सवाल ये हमारी पूरी सोच को हिला देता है, क्योंकि सच तो ये है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य उतना भी दूर नहीं है जितना हम मानकर बैठे हैं। तो ठीक है, सपना तो है, पर पैसा कहां से आएगा? सुनने में ये अरबों खरबों का प्रोजेक्ट लगता है ना? पर नासा और प्राइवेट कंपनियों का अनुमान है कि ये काम 20 से 40 बिलियन डॉलर में हो सकता है, और वो भी सिर्फ 10 साल में। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत बड़ी रकम है, पर जरा रुकिए, ये लगभग उतना ही है जितना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में लगा था। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि ये इंसान को एक से ज्यादा ग्रहों पर बसने वाली प्रजाति बनाने का पहला कदम है, तो ये कीमत उतनी ज्यादा नहीं लगती है ना? तो ये सिर्फ एक सपना नहीं है। चांद पर बेस बनाना असल में हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बहुत जरूरी कदम है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अच्छा, तो चांद पर बस्ती बसानी कैसे है? इसका जवाब खोजने के लिए हमें कोई नई साइंस फिक्शन कहानी नहीं लिखनी। जवाब हमारे अपने इतिहास में छिपा है। देखिए, इतिहास में जब भी इंसानों ने नई दुनिया बसाई है तो उसका एक पैटर्न रहा है, एक 3 स्टेप वाला फॉर्मूला। स्टेप 1, खोजबीन, मतलब जाओ, नक्शे बनाओ, देखो कि वहां क्या क्या मिल सकता है। स्टेप 2, एक चौकी यानी आउटपोस्ट बनाओ, एक छोटा सा बेस जो पूरी तरह से सप्लाई के लिए अपनी होम कंट्री पर निर्भर हो। और फिर आता था स्टेप 3, एक असली कॉलोनी जो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन जाती थी, जहां लोग रहते थे और जिसकी अपनी एक नई इकोनॉमी होती थी। और मजे की बात यह है कि चांद को बसाने के लिए हम बिल्कुल यही फॉर्मूला अपना सकते हैं। असल में पहला स्टेप तो लगभग पूरा हो भी चुका है। जी हाँ, अपोलो मिशन से लेकर चीन के U2 रोवर तक हम चांद का नक्शा बना चुके हैं। हमें पता है कि कहाँ पानी की बर्फ मिल सकती है, कहाँ कीमती धातुएं हो सकती हैं। तो अब हम स्टेप 2 के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो फेज जहां एस्ट्रोनॉट्स पहली मून बेस, पहली चौकी बनाएंगे, और ये आज से शुरू हो सकता है। पर हाँ, ये कोई पार्क में टहलने जैसा नहीं होगा। चांद का माहौल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो हमें खतरनाक रेडिएशन और छोटे मोटे उल्कापिंडों से बचा सके। तापमान का तो पूछिए ही मत, धूप में और छांव में 300 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ जाता है। और ऊपर से वहां की धूल, वो कोई मामूली धूल नहीं, बल्कि कांच के जैसे नुकीले कणों से बनी है। लेकिन इंसान मुश्किलों से निपटना जानता है। हमारे पास इसके लिए भी प्लान्स हैं। शुरुआती बेस बहुत हल्का फुल्का होगा। सोचिए, हवा से फूलने वाले हैबिटेट्स जिसमें बस 12 लोगों का क्रू रहेगा। और इन्हें कहाँ लगाया जाएगा? या तो जमीन के नीचे बनी लावा ट्यूब जैसी गुफाओं में, या फिर चांद के पोल्स के पास बने गड्ढों में। वहां लगभग लगातार सूरज की रोशनी मिलती है, मतलब सोलर पैनल्स के लिए पावर की कोई कमी नहीं। अच्छा, आत्मनिर्भर बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम धरती से हर चीज ना ले जाएं, बल्कि चांद पर जो मौजूद है उसी का इस्तेमाल करें। साइंटिस्ट लोग इसे एक फैंसी नाम से बुलाते हैं, इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन या ISRU। और इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? पानी। तो जो पहला क्रू जाएगा उसका सबसे पहला काम होगा पानी ढूंढना और उसे निकालना। क्योंकि चांद पर पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये जिंदगी है, पीने के लिए, पौधे उगाने के लिए। ये पावर भी है। इसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल में इस्तेमाल करके लंबी अंधेरी रातों के लिए बिजली स्टोर की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये रॉकेट फ्यूल है। जी हाँ, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है, जो कि रॉकेट का ईंधन होता है। और बस यही एक चीज सब कुछ बदल देती है। सोचिए, चांद से पानी निकालकर उसे ऑर्बिट में एक फ्यूल स्टेशन बना दिया जाए। मून बेस एक तरह का पेट्रोल पंप बन जाएगा, जहां से मंगल या उससे भी आगे जाने वाले मिशन फ्यूल भर सकेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि चांद की ग्रेविटी कम है, तो वहां से ऑर्बिट में कुछ भेजना धरती के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान और सस्ता है। मतलब मंगल को बसाने का रास्ता असल में चांद से होकर जाता है। तो ठीक है, चौकी बन गई, फ्यूल स्टेशन बन गया, पर एक चौकी को एक पूरी तरह आत्मनिर्भर कॉलोनी में बदलने के लिए क्या चाहिए? उसे पैसे कमाने होंगे। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और आखिरी फेज, एक नई लूनर इकोनॉमी का जन्म। अब मैदान में उतरेंगी प्राइवेट कंपनियां, जो चांद के रिसोर्सेज से पैसा बनाएंगी। तो देखिए, फेज 2 और फेज 3 में फर्क साफ है। फेज 2 था धरती पर निर्भर, साइंस पर फोकस्ड और सरकारी पैसों से चलने वाला, जबकि फेज 3 होगा आत्मनिर्भर, इकोनॉमी पर फोकस्ड और प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाया जाने वाला। अब वहां सिर्फ कुछ समय के लिए जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स नहीं, बल्कि एक परमानेंट आबादी होगी। तो सवाल यह है कि ये कंपनियां रॉकेट फ्यूल के अलावा और क्या बेच सकती हैं? बहुत कुछ। वो उल्कापिंडों के गड्ढों से कीमती धातुएं निकाल सकती हैं, या फिर हीलियम 3 की माइनिंग कर सकती हैं। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो भविष्य में धरती पर क्लीन फ्यूजन एनर्जी का जरिया बन सकता है। वैसे चीन का लूनर प्रोग्राम तो पहले से इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। और जैसे जैसे ये बेस बड़ा होगा, वहां सिर्फ साइंटिस्ट और इंजीनियर नहीं, बल्कि उनके परिवार भी रहने आएंगे। और फिर एक ऐसा पल आएगा जो कोई साइंटिफिक माइलस्टोन नहीं होगा, बल्कि एक सामाजिक और ऐतिहासिक पल होगा। चांद पर पहले बच्चे का जन्म। इतिहास गवाह है, किसी भी नई बस्ती में जब पहले बच्चे का जन्म होता है तो वो एक सिग्नल होता है। सिग्नल की अब इस जगह की जड़ें जम चुकी हैं।
इसका सीधा मतलब है कि चांद अब सिर्फ एक वर्क प्लेस नहीं है, ये एक घर बन गया है, एक ऐसी जगह जहां लोग परिवार बसा रहे हैं। और इस एक घटना के बाद कॉलोनी की ग्रोथ रॉकेट की तरह तेज हो जाएगी। ज्यादा घर बनेंगे, स्कूल बनेंगे, खेत बनेंगे। तो एक लूनर कॉलोनी सिर्फ चांद को नहीं बदलेगी, ये हम सबको, हमारी पूरी इंसानियत के भविष्य को एक नया आकार देगी। जरा देखते हैं कैसे। और इसके साथ ही उठेंगे कुछ बहुत बड़े और नए सवाल। सोचिए, जो पहला बच्चा चांद पर पैदा होगा वो किस देश का नागरिक कहलाएगा? या क्या वहां पैदा होने वाली एक पूरी नई पीढ़ी खुद को लूनार यानी चांद का वासी मानेगी और एक नया समाज बनाएगी? जब स्पेस को लेकर पुराने कानून फिर से लिखे जाएंगे तो क्या इन लोगों की भी कोई आवाज होगी? और क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो धरती से अपनी आजादी का ऐलान कर दें? इन सवालों का जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, चांद हमें यह सीखने का एक सुनहरा मौका देता है कि पूरे सोलर सिस्टम में कैसे बसना है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दुनिया के देशों को एक साथ ला सकता है और शायद हमारी प्रजाति के भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकता है। अगर हमारा सपना पूरी आकाशगंगा में फैलने का है तो शुरुआत तो कहीं से करनी ही होगी। तो क्यों ना वहीं से करें, और क्यों ना अभी से करें।